शिमला में मनाया गया राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध के वीरों और शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित। मंत्री अनिरुद्ध बोले, शहीदों के बलिदान के कारण ही हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे। आज तक के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर। ताश की पत्तों की तरह बदलते रहे 7 मुख्य सचिव। कांग्रेस वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर को घेरा। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल, शहीदों के परिवारों को अस्पताल में मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट। ओपीडी पर्ची पर लगेगा स्पेशल चेकअप। जल्द अस्पताल में चेकअप की मिलेगी सुविधा। और ससुराल में चल रही थी भागवत कथा, दामाद ने लगा लिया फंदा। नाहन का रहने वाला था व्यक्ति। बिलासपुर पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7 और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी त्रासदी से। भले ही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी हुई हो, लेकिन मौका या आरोप प्रत्यारोप से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, फिर चाहे बात सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की। कुछ ऐसा ही इन दिनों राजनीति अखाड़ा समय त्रासदी वाला हो गया है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से इस वक्त जो है वो राजनीति ना करें। पहले उन्होंने कहा कि आते ही बयान दिया कि मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि भेदभाव की कोई बात नहीं है। चुनाव में जो नुकसान हुआ है वो कुदरत का नुकसान है और कुछ मैन मेड नुकसान है। और जिस तरीके से वहाँ लकड़ियों की बाढ़ आई लकड़ियों की, हम जयराम से पूछना चाहते हैं कहाँ से वो लकड़ियाँ आई, कटे हुए ठेले कहाँ से निकले। मैं चाहता हूँ हिमाचल सरकार से कि इसकी जांच की जाए। उस क्षेत्र में कितनी सड़कें ऐसी बनी जिसमें FRN था, फॉरेस्ट की मंजूरी नहीं थी, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, पेड़ काट करके उनके टुकड़े बना के नालों में फेंके गए, उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी गई। और उसी का नतीजा है कि जो चुनाव में नुकसान हुआ है, एक तो लाइन टूटी, दूसरा भारी बारिश के कारण वो सारे जो है चुनाव गांव में घुसे, लोगों के घर बर्बाद किए, दुकानें बर्बाद की। और इस वक्त मैं कह सकता हूँ किसी भी कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा कंपनसेशन दिया गया वो वहाँ चुनाव में ही सबसे ज़्यादा जो है लोगों को कंपनसेशन दिया गया। 60 लाख से ज़्यादा पैसा वहाँ लोगों में बांटा गया। जबकि अभी दूसरे चुनाव क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। ये जयराम जी का ये आरोप लगाना कि भेदभाव किया जा रहा है, हिमाचल सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जो है किसी से भेदभाव नहीं करती है। जयराम ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं और बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। जयराम ठाकुर का अफसरशाही को लेकर जो बयान दिया गया उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कौल सिंह ठाकुर ने जयराम से सीधे सीधे कहा कि अगर आपके पास एक भी अफसरशाही की लिस्ट है तो वो बताए कि कौन अधिकारी इस सरकार में तंग है और कौन दिल्ली जाना चाहता है। इतना ही नहीं, कौल सिंह ठाकुर ने जयराम ठाकुर के बयान अफसरशाही पर यह भी कहा कि आप बताएं कौन अधिकारी आपके पास दर्द दिखाने के लिए आ रहे हैं। मुझे ये कहना है जयराम जी से, आप तो बड़े जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हैं। एक बयान उन्होंने और दे दिया पीछे कि अफसरशाही हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वो बड़ी दुखी है और केंद्र में जाना चाहती है। जयराम जी, आपको तो पता, आप चीफ मिनिस्टर हैं, अगर कोई भी केंद्र सरकार में जाना चाहता है पहले प्रदेश सरकार से ही अपना केस रिकमेंड कराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी भी 2-4 अफसरों के नाम बताओ जो जाना चाहते हैं, जो उनको बताया, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे जानी। ये अधिकारी, ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुश नहीं है, दुखी है और कईयों ने केंद्र सरकार में जाने की इच्छा प्रकट की है।
क्या जयराम जी के पास इच्छा प्रकट की उन्होंने? मुझे ये बताते हुए खुशी हुई है कि हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही ईमानदारी से काम करती है और बहुत मेहनती है, लोगों की समस्याओं को सुनती है, उनका समाधान करती है, सरकार के आदेशों का पालन करती है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने राजनीति को बढ़ावा देते हुए जयराम पर आरोप जड़े कि उन्होंने अपने समय में ताश के पत्तों की तरह 7 मुख्य सचिव बदले हैं, वरिष्ठों को दरकिनार करके जूनियर को मुफ्त की तनख्वाह देते रहे। कौल सिंह ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने जयराम ठाकुर को अब तक के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री की संज्ञा दे डाली। जब किसी जयराम जी भूल जाते हैं, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के काल में 7 चीफ सेक्रेटरी बदले। जयराम तो चीफ सेक्रेटरी भी ताश के पत्तों की तरफ बदलते रहे। 3-4 आदमी सीनियर को इग्नोर करके जो है जूनियर आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाते रहे। जो सीनियर थे उनको अपना सलाहकार बनाते रहे और उनको मुफ्त की तनख्वाह देते रहे। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जयराम के खिलाफ बात नहीं, हम ही इस वक्त राजनीति ना करें। और आज तक के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री जो है जयराम जी रहे। हिमाचल का टोटल लोन जब से जयराम जब मुख्यमंत्री बने 44,50,000 44,000 करोड़ 50 लाख कुछ हजार था और इन्होंने अपने 5 साल में उसको 75,000 करोड़ से ज्यादा पहुंचाया। फिजूल खर्ची बढ़ाई, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, कहते प्रधानमंत्री जी को 8 बार में हिमाचल प्रदेश में आया, लेकिन पैकेज हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने कोई नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, हिमाचल में आए। अभी हम चाहते हैं प्रधानमंत्री समय निकाल करके आए, हेलीकॉप्टर से सर्वे करें, यहाँ से मनाली का ही सर्वे करें, फिर कम से कम हमें राहत तो प्रदान करें। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपकी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र में बैठे सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध है, तो आप सीएम सुक्खू के साथ जाकर केंद्र से हिमाचल के लिए आर्थिक मदद लेके आएं ताकि हम भी आपकी तारीफ करें। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा जयराम कि आपके अच्छे संबंध हैं, प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध हैं, गृह मंत्री से अच्छे संबंध हैं, कम से कम पैकेज लाए और उसका श्रेय ले। हम भी धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का, या इसलिए कि डबल इंजन की सरकार नहीं है इसलिए हिमाचल के साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा हम नहीं उम्मीद करते। हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस आफत की घड़ी में तो सरकार का साथ दें। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय जयराम जी को भी साथ ले जाएंगे, सर प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले और कुछ न कुछ पैकेज जो है इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश को जरूर दिलाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह किया है कि वो हिमाचल प्रदेश की खुलकर आर्थिक मदद करें और विशेष पैकेज मुहैया करवाएं ताकि नुकसान की भरपाई हिमाचल कर सके। उन्होंने कहा कि सभी पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अपनी 1 महीने की पेंशन भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती है, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती है कि हिमाचल प्रदेश को इस विपदा की घड़ी में खुल करके मदद करें, हिमाचल प्रदेश को विशेष पैकेज प्रदान करने की कोशिश करें ताकि
जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी प्रदेश सरकार भरपाई कर सके। यह वक्त राजनीति करने का नहीं है, न कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार ने 380 करोड़ रुपया दे दिया। केंद्र सरकार ने हर वक्त बाढ़ के और डिजास्टर जैसी घटना होती है वो हर प्रदेश को देती है। 180 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने पहली किस्त जारी की वो पिछले साल की थी, वो पिछली बरसात की किस्त थी, और इस साल जो हमारी किस्त दिसंबर तक बनती है वो 180 करोड़ रुपया उन्हें और जारी किया। तो 360 करोड़ रुपया जारी हुआ है जो रूटीन में मिलता है। ये नहीं कि ये पैकेज के तौर पे दिया है, ये तो रूटीन में मिलता है। क्योंकि मैं भी राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश में रहा है, और जब बरसात में ऐसी आपदाएं आती थी हम केंद्र को भेजते थे, और केंद्र राहत के तौर पे कुछ न कुछ देता था। टीम भेजते थे केंद्र सरकार, टीम विशेष करके केंद्र को रिपोर्ट करते थे और पैसे देते थे। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने आपदा से हुए नुकसान का आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि आपदा से अब तक 168 लोगों की मृत्यु हुई है, 652 मकान पूरी तरह से नष्ट हुए, 6686 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है, 2037 गौशाला पूरी तरह से नष्ट हुई, दुकानों को भी हानि पहुंची है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारी बारिश से नुकसान हुआ है और सभी मंत्री विधायक लोगों के साथ हैं। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अपनी 1 महीने की पेंशन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। सभी जो है 1 महीने की सैलरी हमें पेंशन मिलती है, 1 महीने की सैलरी जो है अपनी मुख्यमंत्री राहत कोष में पेंशन में सैलरी नहीं है। हमारी 1 महीने की पेंशन जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, और वैधानिक लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दें ताकि जो है ये राहत कार्य में तेजी लाई जा सके। नगर परिषद नालागढ़ के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पार्षद अलका वर्मा को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया। अलका वर्मा तीसरी बार नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्षा चुनी गई है। एसडीएम नागरिक एवं चुनाव अधिकारी दिव्यांशु सिंघल की अध्यक्षता में चुनाव करवाए गए। पिछले 8 महीने से नालागढ़ नगर परिषद अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। 21 जनवरी को चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विधायक के.एल. ठाकुर ने भी वोट डालने का अधिकार मांगा था, जिसके बाद विधायक को वोट डालने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए वह बहुमत नहीं जुटा पाए। विधायक के साथ केवल 3 पार्षद ही रहे, जबकि प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बावा के नेतृत्व में 6 पार्षद अंतिम दिन तक एकजुट रहे और इसका इनाम अलका वर्मा को अध्यक्ष के रूप में मिला। नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी पार्षदों ने शहर के विकास करने के लिए एकजुट होकर चलने की अपनी प्राथमिकता बताई है। आप सबको पता ही है कि अध्यक्ष पद जो पिछले 7-8 महीने से खाली पड़ा था, उसका चुनाव वजह कोई भी रही हो, पर जो मैं अपनी जनता से क्षमा चाहूंगी शहर के लिए की जनता से कि उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब अध्यक्ष पद खाली होता है तो कई तरह की दिक्कत आती है शहर को संभालने के लिए। तो आज ये चुनाव जो हमारे माननीय श्री हरदीप सिंह बाबा जी है, हमें पार्षदों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने रिक्वेस्ट की थी सभी ने मिलकर कि वो चुनाव जल्दी करवाया जाए। मैं कह सकता हूँ नालागढ़ शहर के लिए ऐतिहासिक दिन है कि निर्विरोध मैडम अलका वर्मा जी को नगर परिषद का नालागढ़ का अध्यक्षा चुनी गई है। मैडम तो इसके लिए मैं सभी पार्षदों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसमें सहयोग हरदीप बाबा जी का रहा, इकट्ठे मिलकर स्ट्रेटजी बनाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था, उन्हीं के निर्देशानुसार ये सब फैसला हुआ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र सभी पार्षद 9 के 9 पार्षद हैं, और मैं और हरदीप बाबा जी ने मिलकर ये काम किया है शहर का। तो इसके लिए मैं हमेशा सरकार के साथ हूँ, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत बढ़िया काम पूरे हिमाचल के लिए कर रहे हैं। नालागढ़ के लिए विशेष प्यार है उनका
तो हम सब मिलकर पूरे नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी को एक आदर्श बनाएंगे, शहर को विशेष रूप से। नगर परिषद नालागढ़ का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है और ये अध्यक्ष पद का चुनाव पिछले 7-8 महीने से लंबित था और आज वो चुनाव संपन्न हुआ। जैसे कि हमारी बहन अलका वर्मा जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम लोगों ने उनको, जब हम लोग मिले, उनको सारी स्थिति से अवगत कराया गया और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो नालागढ़ में स्थापित होनी है, आपके आशीर्वाद से होनी है। उन्होंने सबकी बात सुनी और उस पर सही फैसला लेते हुए आज की तिथि जो है वो तय की चुनाव की और चुनाव आज जो है वो म्युनिसिपल कमेटी की अध्यक्ष पद का हुआ है। हमारी बहन अलका वर्मा जी पूर्व में भी नगर परिषद की अध्यक्षा रही हैं। हमारे साथी महेश गौतम जी पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। हमारी बहन वंदना बंसल जी पूर्व में जो है वो नगर परिषद की अध्यक्ष रही है, खुद अभी भी पार्षद हैं। इनके साथ हमारे बहुत ही ईमानदार, तेज तरार हमारे साथी अमरिंदर सिंह बिंडर जी। इसके अलावा हमारी जो उपाध्यक्ष हैं श्रीमती तारा अवस्थी जी, उनका भी सहयोग रहा। हमारे संजू भारद्वाज जी, उनका भी सहयोग रहा और समस्त जितने भी पार्षद हैं सबने अपना सहयोग दिया। माननीय विधायक जी भी, क्योंकि इनकी वोट है उसके नाते ये भी आए और आज निर्विरोध कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अलका वर्मा जी को जो है वो चुना गया। इसके लिए मैं सभी पार्षदों का, सभी कांग्रेस जनों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। नगर परिषद बिलासपुर के कोसरिया वार्ड में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर अपनी लीला समाप्त कर दी। व्यक्ति अपने ससुराल में भागवत कथा सुनने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर भागवत कथा पिछले 5 दिनों से चली हुई थी। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद बिलासपुर के कोसरिया वार्ड में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने ससुराल में चल रही 4-5 दिनों से भागवत कथा के लिए आया हुआ था और पिछली रात को कपड़े की बेल्ट से लोहे की सीढ़ियों पर फंदा लगा दिया। ससुराल वाले उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मानवेंद्र कुमार, उम्र 45 वर्ष, जो कि मूल रूप से नाहन जिला सिरमौर का रहने वाला है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी राजकुमार ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और आगामी कार्रवाई के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है ताकि घटनास्थल और परिजनों से भी कुछ तथ्य जुटाए जा सके। सर, ये रात को पुलिस चौकी शहर में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि एक मानवेंद्र है जो बेसिकली नाहन का रहने वाला है और जिसने यहाँ पर कोसरिया से शादी की हुई है। 2012 के आसपास इसकी शादी हुई है। तो इसने पिछली रात को वहाँ अपने ससुराल में जो पौड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ, उसके ऊपर जो अपनी कपड़े की बेल्ट लगाकर जो फंदा लगाया है और जिस पर इसकी जो इन-लॉज है वो इसको हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट के लिए लाए थे, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया है। जिस पर पुलिस टीम जो हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने कुछ फैक्ट्स वहाँ पर वेरीफाई किए। उसके बाद मौका पर भी कुछ फैक्ट्स वेरीफाई किए तथा इसमें फोरेंसिक टीम के द्वारा भी विजिट किया गया है और इसमें पूरी तहकीकात की जा रही है तथा इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो नाहन के, उनको भी इस बारे में सूचित किया गया है। वो लोग भी अभी मौका पर हॉस्पिटल में आए हैं तथा इसमें इनका बारीकी से जो पूरी पूछताछ इसमें जारी है। तो इसमें आज जो इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद जो डेड बॉडी इसके जो परिजन है उनको सौंप दी जाएगी। फर्दर इसमें जो इंक्वायरी जो है वो भी जारी है। नई शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय विद्यालय मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई।
नई शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय विद्यालय मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने शिरकत की। केंद्रीय विद्यालय खलियार के प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 50 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका क्लास शुरू की गई है। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को स्किल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों को भी समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को स्कूल में अच्छी तरह से लागू करने के लिए वे प्रयासरत हैं, ताकि इसका मूल उद्देश्य पूरा हो सके। स्कूल में बाल वाटिका का परिचय, विद्या प्रवेश कार्यक्रम, मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, कौशल विषय, हितधारक के रूप में माता पिता, विद्यांजलि पोर्टल, पीएम ई विद्या आदि की विस्तृत जानकारी उन्होंने साझा की। बाल वाटिका क्लासेस शुरू की है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, लगभग 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 में स्किल सब्जेक्ट के भी टीचिंग की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्लासेस 8, 9, 10th में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग पे भी हम बहुत फोकस करते हैं। जैसे हमें एनईपी में मेंशन किया गया है, टीचर्स ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और एनईपी के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स दूसरे भी हैं, उनको भी हम धीरे धीरे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विज़न है, जो उसका मिशन है, उसको हम सही तरीके से उनके लक्ष्यों को हम पा सकें, जो हमारे छात्र छात्राओं, अभिभावकों और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हो और आगे आने वाले समय में भारत देश को विकसित बनाने में मदद करे। केंद्रीय विद्यालय खलियार के प्रधानाचार्य अजीत कुमार यादव ने कहा कि स्कूल में दिव्यांग बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर एडमिशन के बाद जिस श्रेणी का बच्चा रहता है, उसी आधार पर स्पेशल टीचर रखे जाते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ कक्षा 1 से 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। और एडमिशन करने के बाद हम उनके लिए स्पेशल एजुकेटर भी नियुक्त करते हैं। जिस श्रेणी का बच्चा रहता है, उसी से जुड़े हुए स्पेशल एजुकेटर हम नियुक्त करते हैं और उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते हैं। और विद्यालय में उनको भी सोशल इंक्लूजन का पूरा मौका दिया जाता है, जिससे वो बच्चे अपने आप को अलग न फील करें, वो भी अपने आप को सोसाइटी का, कक्षाओं का, समाज का एक हिस्सा महसूस करें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि करगिल दिवस के मौके पर कहां-कहां किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई और किस तरह से मनाया गया। मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से देश, प्रदेश और जिला वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी पे बनी रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।